Hello and Adab. My name is Dr. Mantisha Binti Rashid and I am here with you with yet another episode of Koshish Balance, a podcast for women. आप ये इमेजिन करें कि आप एक कॉलेज गोइंग लड़की हैं या एक कॉलेज गोइंग लड़की के पेरेंट्स हैं, मदर है या फादर है या इवन ब्रदर है, सिस्टर है या फ्रेंड है. ये लड़की कॉलेज जा रही है दिसंबर में और कॉलेज जाते जाते इसके साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसके बाद ये वो नहीं रहती जो ये थी. इसका फेस कंप्लीटली खराब हो जाता है, इसकी हेल्थ कंप्लीटली खराब हो जाती है. इसको सर्वाइव करने के लिए, सांस लेने के लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपए की सर्जरीज हो जाती है और वो सर्जरीज 10 साल तक चलती रहती है और 32 सर्जरीज उसकी बॉडी पे हो जाती है. उसकी खता कि वो एक लड़की थी. क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी कोई खता नहीं है, आप एक लड़की है, आप कॉलेज जा रहे हैं और आपके साथ ऐसा हो जाता है. वजह वो किसी बेवकूफ़ क्रिमिनल लड़के के मिस्चिफ की शिकार हो गई, एक ऐसी एक्ट की शिकार जहां पर उस बंदे का ईगो इतना बड़ा था कि वो ना नहीं सह पाया. वो चाहता था कि वो एक रिश्ता बनाए उस लड़की के साथ. पहले तो मुझे रिश्ता लफ्ज़ बोलने में ही हेजिटेशन हो रही है, क्योंकि अगर वो ये रिश्ता बनाने में कामयाब हो जाता फिर उस लड़की पे क्या बीतती वो शायद सामने भी नहीं आता, क्योंकि शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी बीवी बन जाती और ज़िंदगी पर सफ़र करती रहती. ये कोई कहानी नहीं है, ये एक रियलिटी है. रियलिटी एक लड़की की, एक एसिड विक्टिम सर्वाइवर की, एक ऐसी लड़की जिसने एसिड अटैक अपनी बॉडी पे, अपने फेस पे सर्वाइव किया और पहली ऐसी एसिड अटैक सर्वाइवर है इंडिया में जो एक लॉयर है. ऐसी जदोजहद के बावजूद उसने अपनी डिग्री वक्त पे कंप्लीट की, क्लासेस नहीं दे पाई क्योंकि 3 महीना 4 महीना चेन्नई जाना पड़ा, सर्जरीज करनी पड़ी, ट्रीटमेंट के अंडर रही और फिर भी अपने बाकी पेयर ग्रुप के साथ, अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ एग्ज़ाम दिया और अपनी डिग्री कंप्लीट की. और अभी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी श्रीनगर में वो जॉब करती है. मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी सहर नज़ीर को. सहर, अस्सलाम वालेकुम मैम. सलाम. Ma'am, first of all, it's my pleasure to be here. You have always been my inspiration. आप हमेशा मेरे You are my inspiration. You are an inspiration to all our girls. मैं सहर से अभी बात कर रही थी कि उस एक दिन के इंसिडेंट की वजह से बेशक आपने चेहरा खोया हो, लेकिन आपको एक ऐसी पर्सनालिटी मिली है कि आप एक हीरो बन गई. क्योंकि ये सिर्फ इस चीज़ से नहीं है कि सहर पे एसिड अटैक हुआ, बल्कि इस चीज़ से है कि सहर की पर्सनालिटी इतनी पॉजिटिव और इतनी ऑप्टिमिस्टिक है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. ये लड़की इस इंसिडेंट के बाद भी खुद को लकी समझती है, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है और शायद हम सब के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है. सहर, आप बताएं उस इंसिडेंट के बारे में. आप कहाँ पढ़ती थी, क्या करती थी, कैसे हुआ? आई एम सॉरी अगर इसको रिकॉल करना शायद आपके लिए मुश्किल हो, बट आई वुड वांट कि कम से कम ऑडियंसेस के लिए ये हकीकत सामने आए कि Yes, कैसे ma'am. कैसे इंसिडेंट्स दरपेश आते हैं. Yes, ma'am. Ma'am, I never hesitate to talk about it. Generally मैं ऐसे रिकॉल नहीं करती हूँ क्योंकि मैं हमेशा आगे का सोचती हूँ, पीछे देखती नहीं हूँ कि पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ. बट जहाँ पे बात करना ज़रूरी है वहाँ पे करती हूँ, क्योंकि मेरे से अगर किसी को कोई थोड़ी सी हिम्मत भी मिलेगी मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है. मैम, जब ये इंसिडेंट हुआ मैं लॉ कर रही थी. आई वॉज परस्यूइंग लॉ. आई वॉज इन 6th सेमेस्टर फ्रॉम कश्मीर लॉ कॉलेज. मैम, सिंपली मैं जा रही थी उस दिन, सेम डे, इट वॉज 11th of December 2014. मैं कॉलेज की तरफ जा रही थी. मैम, समबडी केम, मेरे सामने गाड़ी रुक गई तो किसी ने एसिड फेंक दिया. मैम, पहले तो मुझे समझ भी नहीं आया कि क्या है. मुझे पहले लगा पानी तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, क्योंकि जब ये आ गया तो मेरे साथ मेरे कॉलेज मेट्स कुछ पीछे थे, तो मैं जो ही गिर के गई तो मैम उसके बाद मुझे जलन स्टार्ट हो गई.
तो मेरे मुंह में भी चला गया। तो कुछ मेरे क्लासमेट्स, कुछ फ्रेंड्स जो कॉलेज के थे, उन्होंने मुझे ऑटो में बिठा के मैं हॉस्पिटल गई, मतलब लिया गया। मैम वहाँ पे मतलब तब तक मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट व्हेन इट स्टार्ट्स बर्निंग, जब मेरे मुंह में भी चला गया, तो जब वो सेंसेशन आने लगे तब मुझे लगा कि नहीं, ये पानी नहीं है, कुछ और है। हम उस टाइम पे मैंने ऑटो के शीशे में से देखा अपना स्किन फ्रॉम द राइट साइड ये गिर गया, पील होते हुए। मैम फिर सोरा में, स्किम्स में, मैं वहाँ जस्ट मैं एक दिन रही, क्योंकि मैम मेरे पापा जो है उससे पहले, क्योंकि 2014 वो बोलते ना मैम, बैड इवेंट्स कम्स इन बंडल्स। तो मैम उससे पहले, जब पहले फ्लड्स आ गई 2014 में, उसके बाद ही मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। ही मेट विद एन एक्सीडेंट, ही वॉज बेड रिडन जब मेरा इंसिडेंट हो गया। इवन ही कुडंट कम टू सी मी। तो मैम मेरे ब्रदर वो बाहर होते थे, मतलब बाहर होते हैं, तो नेक्स्ट डे ही आ गए। मैम यहाँ पे मेरा बस एक दिन का ट्रीटमेंट हो गया। यहाँ से फिर हम चेन्नई चले गए। मैम चेन्नई यहाँ वैसी फैसिलिटीज़ नहीं है, यहाँ वैसा मतलब ट्रीटमेंट नहीं है। और हमें वहाँ से पता चला शंकरा नेत्रालय हॉस्पिटल है, आई हॉस्पिटल की, वो बेस्ट हॉस्पिटल है फॉर आई इन इंडिया। एंड चेन्नई में अपोलो चेन्नई, वहाँ स्पेशलिटी, वहाँ चले गए। मैम देर वो जर्नी स्टार्ट हो गई। मैम जस्ट जब मैं वहाँ गई, मैम पहले ही फेज़ में, मैम ये नहीं है कि मतलब मेरे को भी नॉलेज नहीं थी क्या है क्या नहीं है, बट जो ही ये इंसिडेंट हो गया, जब वहाँ चले गए, वहाँ मतलब प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। जस्ट मेरे को तो यहाँ पे ये फर्स्ट एड नहीं मिला ना वैसा, कि क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड था, वैसा फर्स्ट मतलब जो मुझे फर्स्ट एड मिलना चाहिए था उस टाइम पे, वो नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। तो वहाँ पे जस्ट मेरी जो सर्जरीज है पहले फेज़ में, जस्ट रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज तो बाद में हो गई, बट जो पहली 9-10 सर्जरीज हो गई, वो बस फर्स्ट एड मुझे दिया गया। जो स्किन, डेड स्किन था, वो उठाया गया, जस्ट 9-10 सर्जरी। और इसमें क्या प्रोसीजर है कि आई एम द डोनर माई सेल्फ। ऑल दिस, अभी तक मेरी मैम 32 सर्जरीज हो गई, एंड ऑल अंडर जनरल एनेस्थीसिया। एंड स्टिल आई एम नॉट एबल टू सी फ्रॉम माई राइट आई, आई कैन ओनली सी फ्रॉम माई लेफ्ट आई। एंड मैम आई एम द डोनर माई सेल्फ। इसमें ये नहीं हो सकता है कि कोई डोनर आएगा, किसी और की स्किन की जाए। मैम ऑल द स्किन हैज बीन टेकन फ्रॉम माई थाइज, फ्रॉम माई आर्म, फ्रॉम माई आर्म पैड। मैम मेरी अभी तो आज बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़र्क हो गई है। मैम एट दैट टाइम हेयर बोन वॉज एक्सपोज्ड, आपकी फोरहेड पे जो बोन थी वो एक्सपोज थी। मैम उसके लिए एक माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी करनी पड़ी, एंड दैट टुक अबाउट 17 to 18 hours, and I was in ICU for about 5 days. And वो डॉक्टर्स ने पहले ही कहा था कि वो हमें विद फ्लैश चाहिए, क्योंकि एक ग्राफ्टिंग होता है वो सिर्फ स्किन होता है, वो स्किन ग्राफ्ट लगाया तो उसमें क्या था, विद फ्लैश। बट देन था कि वेदर दैट विल सर्वाइव देयर और नॉट। उसके लिए वेन्स मेरे इससे ली गई मैम मेरी टांग से, ताकि उन्होंने पहले ही बोला था कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ब्लड अगर सप्लाई हो गई उधर, सर्कुलेट हो गया, देन इट विल सर्वाइव। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैम मेरे केस में हर एक सर्जरी जो मेरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल हुई, एंड दैट सर्वाइव। मैम अभी तक मेरी 32 सर्जरीज हो गई। अभी जो बस फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन, मतलब मेरा उनका पहला ये फोकस था कि फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन हो जाए। अभी तो आई की सर्जरी नहीं हुई है, आई की सर्जरी, फिर कॉस्मेटिक सर्जरीज वगैरह वो तो बाकी है। अभी तक बस उन्होंने मेरा बस फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन जो अभी था, मतलब उससे फार 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 बेटर हो गया है जो पहले था। आप कह रहे थे कान में से भी कार्टिलेज निकाल के। हाँ मैम जैसे कि यहाँ पे कार्टिलेज नहीं थी, वो मेरे कान से निकाली गई है, यहाँ से गई है। इवन फैट्स फ्रॉम माई नी यहाँ से, क्योंकि इनको देखना पड़ता है, क्योंकि जब सर्जरीज हो गए ये तो एक टाइम पे नहीं हो सकता है सब कुछ। जैसे कि मैं डॉक्टर से पहले मिली, उनको मैंने बोला कि कब तक ठीक, क्योंकि मैं मेरे लिए भी नया सब कुछ था। तो मैंने को बोला कि ये कब तक, मतलब कितनी सर्जरीज होगी, कितना टाइम लगेगा। एंड दे सेड इट्स जस्ट द टाइम ऑफ इट्स मैम 2 चीज़ें हैं, इट्स द मैटर ऑफ टाइम एंड मनी, कि
हम ये नहीं कह सकते आप जब तक कराना चाहोगे ठीक, ये नहीं है कि 10 सर्जरीज होगी तो ठीक हो गया, मतलब ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कहाँ एक कॉलेज जाने वाली लड़की एक लॉयर बनने का जो ख्वाब देखा था, एंड आई एम सो ग्लैड कि वो ख्वाब की ताबीर। मैम जब ये इंसिडेंट हो गया मुझे मैम मेरे लिए ऑब्वियसली हार्ट ब्रोकिंग। मैम मुझे पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्या किया, वो मेरे लिए सबसे मुश्किल था पहले मैम। बट जब ये हो गया, जब वो मैंने कहा कि हाँ दिस हैज हैपेंड, दिस जब इज द आपने सिनेरियो। accept किया कि हाँ, हाँ जब मैंने शिकार होगी, वो कैसे अटैक की। हाँ तो मैम मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था अदर देन टू एक्सेप्ट दिस। मैम मेरा उसके बाद यही एक चीज़ था कि पहले मेरे पेरेंट्स, मैम मुझे लगता है इस इंसिडेंट में सबसे ज़्यादा अगर किसी अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, उनका सपोर्ट को आया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, वो मेरे साथ ऐसे खड़े रहे हैं ना जैसे मैं खुद के साथ खड़ी नहीं रही, वो उससे भी ज़्यादा मेरे साथ रहे। मुझे लगता है कि सपोर्ट, एक सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट दैट इज़ मस्ट, चाहे आपके साथ कुछ भी हो क्या हो, बट जब आपके साथ आपका कोई सपोर्ट, आपकी फैमिली हो, तो फिर आपको लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बुरा नहीं लगता है, बट ये है कि आपके साथ आपके पेरेंट्स हैं। मैम जो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे भाई ने मेरे लिए किया है वो कोई नहीं करेगा मैम, नो डाउट। हर एक के पेरेंट, हर एक के भाई बहन करेंगे, वो कोई नहीं करेगा, बट मेरे केस में मैं मानती हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द चोजन वन। मैम पहले क्या होता था कि मैं बोलती थी क्यों, मतलब जब ये इंसिडेंट हुआ मैम आई नेवर कंप्लेन टू अल्लाह कि मेरे साथ क्यों हुआ, क्या हुआ। बस पहला था कि एक्सेप्ट करना ये चीज़, देन माई पेरेंट्स, क्योंकि उनकी मैम जैसे कि मैंने कहा माई फादर, मैम इवन ही मेट विद एन हार्ट अटैक ऑल बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल, मैम वो ही जानते हैं कि उन्होंने क्या सफ़र किया, मेरे पेरेंट्स ने। मुझे लगता है ये मेरी सिर्फ सफरिंग नहीं है, मेरी फैमिली की सफरिंग है, मेरे भाई की, मेरे मामा की, पापा की, सबकी सफरिंग है। इट्स नॉट ओनली कि मैं थी इस चीज़ में, मेरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी इस चीज़ में। कैसा एक छोटा सा हादसा जो एक इंसान की घिनौनी सोच की वजह से हो सकता है, पूरी फैमिली उसकी शिकार हो सकती है, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, कितना एक्सक्रूशिएटिंगली डिफिकल्ट है। कितना ज़रूरी है कि हम अपने लड़कों को सिविलाइज्ड बनाएं, कितना ज़रूरी है कि हम उनको ये सिखाएं कि अगर आपको कोई लड़की मना करती है, ना कहती है, तो वो आपकी ज़िंदगी का एंड नहीं है। कितना फ्रेजाइल मेल मैस्कुलिन ईगो जो है हमने पाल रखा है, और कैसे हम डेली बेसिस पे इसको कंट्रीब्यूट करते हैं एज अ सोसाइटी। कैसे हम लड़कों को बताते हैं कि वो बेहतर है लड़कियों से, कैसे हम लड़कियों से, बहनों से सेवा करवाते हैं भाइयों की, कैसे हम लड़कों को बताते हैं कि उनकी शादी होगी तो बीवी उनकी सेवा करेगी, दहेज लेकर आएगी। कैसे हम फाइनेंशियली, मेंटली, साइकोलॉजिकली उनको हर तरीके से इतना प्रिविलेज कर देते हैं कि अगर वो कोई गलती करते हैं तो उन्हें समझ ही नहीं आता है कि वो गलत है, उन्हें ये एहसास ही नहीं है। मैं शहर से अभी रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले पूछ रही थी कि जो कल्प्रिट्स थे, जब आप उनसे मिली, क्या उन्हें कोई रिमोर्स या कोई रिग्रेट है? आप शहर की ज़बानें सुनिए वो क्या कहती हैं। मैम मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा क्या होता है कि ये हमारी स्कूलिंग नहीं होती है ना, हमारी पेरेंटिंग, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। मुझे लगता है स्कूल तो बाद में जाते हैं, पहले है कि हम कहाँ से आए, हमारी तरबियत क्या हुई है। मेरे लिए तो उनकी तरबियत ही शायद ऐसी होती जी मैम, क्योंकि यहाँ तो इंसान सोचता है, मैम मेरा नेचर ऐसा है कि मैं किसी को कुछ बुरा भी नहीं बोल सकती। मुझे लगता है कि नहीं, मेरी किसी बात से किसी को बुरा तो नहीं लगेगा मैम। लेकिन यहाँ हम आजकल देख रहे हैं कि मैम आज कोई इंसानियत नहीं है, लोगों में इंसानियत नहीं है। मेरे केस में मतलब ये तो सोच भी नहीं सकता है कोई कि मतलब कोई मतलब ऐसा कैसे कर सकता है कि मतलब किसी की लाइफ किसी एक एक्ट से, आई थिंक दिस इज मोर हीनियस क्राइम देन अ मर्डर। बिकॉज मर्डर में क्या होता है, एक बार मर जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि बार बार आपको मारा जाता है। बट मुझे लगता है कि मर्डर कुछ नहीं है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मर्डर हो गया, वो तो
एक टाइम हो गया तो हो गया, या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, एक टाइम हाथ कट गया, पैर कट गया तो हो गया. बट दिस इज द केस वेयर यू डाई एवरी डे. बट देन इज व्हाट यू चूज. आपको उसी के साथ रहना है कि जो मेरे साथ हो, बढ़ना है. कि आगे बढ़ना है. मैम मेरा ये उसके बाद जब आई एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स, मेरा ये था कि मैं लॉ कर रही हूँ मैम, मुझे ये हो रहा था कि क्या मैं अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर पाऊंगी, मैं कॉलेज भी नहीं जा पाऊंगी, वो ये. बट आई मेक श्योर कि जो ही मैं आती थी, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था 2-3 मंथ्स के लिए, वहाँ 5-6 सर्जरीज होती थी, तो फिर मैं वापस आती थी ताकि हील अप हो जाए, जो मतलब जहाँ से स्किन लिया है वो हील अप हो जाए, ताकि फिर मैं वापस जा पाऊँ. तो उस दौरान मैं आ जाती थी. मैंने रेगुलरली क्लासेस नहीं दिए मैम, बट मैं एग्ज़ाम्स देती रही कंटिन्यूसली, एंड आई कंप्लीटेड माई डिग्री विद माई फ्रेंड्स. मैम 2019 में मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट कोई की. बैकलॉग भी नहीं था. कोई बैकलॉग भी नहीं था, कभी मेरा कोई बैकलॉग नहीं आया. एंड देर आर ना बैचमेट जिनको मेरे बाद डिग्री आई, बट मैंने अपने टाइम पे विद माई फ्रेंड्स, विद माई क्लासमेट, विद माई कलीग मैंने कंप्लीट कर दी. सच अ ब्रेव गर्ल, सच अ करेजियस एग्जाम्पल. और मैं पूछ रही थी आपको उनके बारे में, मैम रिग्रेट. उसके बाद मैम अल्लाह है ना वो, मुझे लगता है कि हर एक चीज में मैम मैं ये करती हूँ कि आई एम द चोजन वन. मैम मेरा ये फील्ड भी एक चोजन वन ही था कि मेरा लॉ बैकग्राउंड है. मैम मैंने जब अपनी डिग्री कंप्लीट की मैम, देन आई जॉइंड हाई कोर्ट. आई हैव बीन द रिसर्च असिस्टेंट फॉर 3 years with former ऑनरेबल चीफ जस्टिस. और ऑनरेबल चीफ जस्टिस पहले गीता मैम के साथ, उनके बाद और 2 पंकज सर के साथ, ऑनरेबल पंकज सर के साथ, ऑनरेबल कोटेश्वर सर के साथ, उनके साथ रही हूँ. तो मैम यही फील्ड आना, क्योंकि इसी बैकग्राउंड से आना, उनका मैम मेरे केस में क्या हो गया कि इट टुक अबाउट 9 years जजमेंट आने में. 2023 में उनको हाँ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट. लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गया. मैम बोथ ऑफ द एक्यूज्ड, मैम उसने क्या किया, ही हिमसेल्फ डजंट इट, इनके साथ एक और लड़का था, ही इज द बेटर कॉन्स्पिरेसी उन्होंने की. तो वो दे बोथ गॉट द लाइफ इम्प्रिजमेंट. मैम लाइफ इम्प्रिजमेंट अभी होता है कि टिल दे आर अलाइव, टिल डेथ, टिल दे आर अलाइव. मैम बट वो होता है ना कि ये होना कि हाँ हमने कुछ किया है, अगर कोई से कोई गलती भी होती है तो होता ना कि हाँ मैंने शायद कुछ, उनके लिए वो कुछ नहीं था कि हाँ उन्होंने कोई गलती की है, कुछ किया है, कोई रिग्रेट नहीं. क्योंकि मैम मेरे फादर मैम इवन विद ना वो इल हेल्थ, उस सब के बावजूद उन्होंने आज तक एक भी हियरिंग मिस नहीं की. ही मेक श्योर कि वो हर एक हियरिंग पे जाए, वहाँ हर एक भी हियरिंग उन्होंने मिस नहीं की. बट वो हमेशा बोलते थे कि उनको जब वहाँ लाया जाता था उनको कोई रिग्रेट नहीं है. मैम एक पेरेंट के लिए, मेरे फादर के लिए, उनके लिए कितना मुश्किल होता कि जिन्होंने उनकी बेटी के साथ ऐसा किया वो उनके सामने होते थे. वो बोलते थे कि मुझे होता है कि मैं उनको उठ के मार डाला. मैम ओनली अ पेरेंट कैन ना, वो फील कर सकता है. मेरे फादर जो, मेरी मदर जो, भाई जो कर रहा होता, लेकिन वहाँ पे मेरा फादर, क्योंकि मैं वहाँ नहीं जाती थी, मेरे फादर जाते थे. मैम उनकी वो तकलीफ देख के, मतलब ना वो वाला देख के कि मतलब उनको क्या फील, मैम मुझे अपना कभी आज तक फील नहीं हुआ है कि मेरे साथ क्या हुआ. मैंने आपको बोला मैंने कंप्लेन नहीं किया, बट जो मेरे पेरेंट्स ने सफ़र किया, जो मेरे माँ बाप ने सफ़र किया, या मेरे भाई ने, जो मेरी फैमिली ने, उस चीज़ के लिए मुझे फील होता था. क्योंकि मैंने कभी अल्लाह से उनके लिए भी नहीं मांगा कि उनके साथ ऐसा होना चाहिए, उनको सज़ा ये मिले वो मिले, क्योंकि मैंने अल्लाह पे सब कुछ छोड़ दिया. जब आप अल्लाह पे सब कुछ छोड़ देते था तो अल्लाह ने वो सब कुछ प्लान किया होता है. मैम जो हम चीज़ें नहीं देख पाते हैं मैम, अल्लाह ने ना वो बहुत पहले में, क्योंकि अल्लाह इज़ द क्रिएटर, उसी को सब कुछ पता है. मुझे तो पता थी आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट अल्लाह ने तो सब कुछ प्लान करके रखा था ना. राइट. तो कोई रिग्रेट, कोई रिमोर्स नहीं है उनको मैम, कुछ भी नहीं है मैम. इवन दे गॉट द लाइफ, जिस दिन जजमेंट डे था, इवन तब तक भी, इवन उस दिन आई आर्ग्यूड इन माई केस. अच्छा. मैंने अपने केस में भी जिस दिन क्वांटम पे ये था, उस दिन आई आर्ग्यूड इन माई केस मैम. इवन दो कि वहाँ पे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडवोकेट तीली सर
ही हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल मैम। इस वाले फेज में ना एवरीबडी, हर कोई मेरे लिए ना Supportive रहा। सपोर्टिव रहा है। मैंने कभी कोई वो चीज़ नेगेटिव, मतलब होता भी कोई, लेकिन मैंने वो इट इज योर ऑप्टिमिज्म, इट इज नॉट पीपल्स सपोर्टिवनेस। ये किसी का आप पे एहसान नहीं है, बल्कि आपकी खुद अच्छी सोच है और आपकी ऑप्टिमिज्म है, जो आपको लगता है मैम सबसे ज्यादा पता है उनका क्या है कि मैम जैसे कि दे गॉट द लाइफ इम्प्रेसमेंट। मैम जैसे कि मैं हाई कोर्ट में पहले थी, अभी मैं डालसा के साथ काम कर रही हूँ। आई एम डिफेंस काउंसिल देयर, इवन दो दैट इज नॉट द परमानेंट जॉब, आई एम जस्ट वर्किंग विद डालसा। जी, बट दैट इज ऑल्सो द चोजन वन फ्रॉम अल्लाह, क्योंकि उन्होंने भी वो जॉब मेरे लिए चूज कर ली, वो असाइनमेंट भी मेरे लिए चूज कर ली। जी। मैम आज जब मैं जाती हूँ, मतलब जैसे कि मैं डिफेंस काउंसिल में लॉयर हूँ, हाँ। हमें सेंट्रल जेल विजिट्स होते हैं एंड दे आर देयर। मैम उनका क्या था, शायद उसका ये था कि मैं ऐसा करूंगा तो शायद शहर टूट जाएगी, वो बाहर नहीं आएगी, या वो कहाँ आगे जाएगी, शायद स्टडीज नहीं करेगी, शायद उसका ये दिमाग में होता था कि ये शायद मतलब टूट जाएगी। शायद वही होता ना कि शायद मेरी नहीं हो सकेगी, किसी और की भी नहीं होगी, या मतलब ये तो मैं जो चाहता हूँ वो हो जाएगा, ये नहीं जाएगा। लेकिन मैम आज मैं जब जाती हूँ ना सेंट्रल जेल, वो वहाँ पे बंद है, दे आर कन्विक्स देयर एंड आई गो देयर एज एन अथॉरिटी। वंडरफुल। I Ma'am, don't have any words to paraphrase it कि उन्होंने आपका फेस बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसी स्ट्रेंथ आपके अंदर थी और क्रिएटर ने आपके अंदर रखी थी, और अपनी काबिलियत की वजह से, अपनी करेज की वजह से आप एक इंस्पिरेशन बन गई। पहले आप एक ऑर्डिनरी लड़की थी जो लॉ की डिग्री परस्यू कर रही थी, और शायद कोई जानता नहीं आपको, लेकिन आपके साथ ये हादसा हुआ और आपने इस तरीके से इसको लिया, आपने इतनी करेज के साथ इस इंसिडेंट को निभाया कि आप एक हीरो बन गई। उन्होंने आपका फेस बिगाड़ा, लेकिन आपकी एक पर्सनैलिटी बन गई। आप एक हीरो बन गई, आप एक इंस्पिरेशन बन गई हमारे यूथ के लिए, हमारी लड़कियों के लिए, हमारे समाज के लिए, जिसको ये समझना ज़रूरी है कि लड़की सिर्फ एक चेहरा नहीं है, एक जिस्म नहीं है, और अगर वो ख़राब भी हो जाता है या वक्ती तौर हर्ट भी हो जाता है, इंजोर भी हो जाता है, उसमें हीलिंग कैपेसिटी है, और जब वो हील होके आ जाती है वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल बन के आ जाती है। आज सहर नज़ीर उसी जेल में जाती है एज एन अथॉरिटी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जहाँ वो काम करती है, और वहाँ पर वो लोग कॉन्विक्ट्स है, ऑर्डिनरी कॉन्विक्ट्स, जिनको सब घिन से देखते हैं, नफरत से देखते हैं, शायद हैवानियत से देखते हैं, और सहर को सब प्यार से, इज्जत से, और आई थिंक आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे फ्रेज करूँ इस चीज़ को। सहर, आप बताएं अपनी जर्नी में क्या आपको कोई सपोर्ट मिला फाइनेंशियल, या जो एक्ट्स वगैरह है, हमारी विक्टिम कॉम्पेंसेशन एक्ट्स है, क्या वो काफ़ी रहता है? क्योंकि इतना मुश्किल जर्नी है, इट्स लाइक यू सेड, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम एंड मनी। यस मैम। मैम पहले एज पर आपने जो कहा कि मतलब आप कितने स्ट्रांग बन के आए, मैम जब पहले ये इंसिडेंट हुआ, मैम इसने मुझे लगता है कि मुझे वो एक्सपीरियंस करा दिया जो मैं शायद अभी 20 साल के बाद एक्सपीरियंस करती, शायद कभी करती ही नहीं, या शायद कभी करती नहीं। तो इस इंसिडेंट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया मैम। आज मैं जो भी हूँ, शायद स्ट्रांग हूँ, मतलब स्ट्रांग हूँ, मेरे से ज़्यादा भी लोग स्ट्रांग होंगे, लेकिन मेरे से कम लोग भी होंगे जो शायद नहीं कर पाते हैं फेस। क्योंकि आज आप देखिए कि कितनी चीज़ें मतलब हो रही है, मतलब जहाँ पे लोग गिव अप करते हैं। मैम मेरा पहला था कि मैं गिव अप, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, बिल्कुल, मैं क्यों गिव अप करूंगी। एंड जस्ट आई डिडंट गिव अप जस्ट फॉर माई पेरेंट्स, जस्ट फॉर माई फैमिली, जस्ट फॉर माई ब्रदर, बिकॉज उनके लिए तो बहुत, मतलब उनके लिए तो मेरे से ज़्यादा मुश्किल होता, मतलब मेरे से ज़्यादा नहीं लेकिन होता। बट जब मैं उनको वो टूटते हुए देखी ना, देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं आई विल स्टैंड अप, आई विल नॉट लुक पीछे क्या हुआ, मुझे वो देखना है। मैंने कभी पीछे देखा ही नहीं। मैम हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे आपको पता है कि पहली होती है, स्टीरियोटाइपिंग होती है, इसने कुछ किया होगा, इसने कहा होगा, इसने वो पहना होगा। मैम बट मेरा ये मानना है कि इवन कोई विक्टिम नहीं, सर्वाइवर, या मैं अगर उसकी बीवी भी होती, उसके बच्चों की
माँ भी होती, स्टिल किसी कोई अथॉरिटी नहीं है, किसी को ये राइट नहीं मिलता है कि वो किसी के साथ ऐसा ऐसा करे। करे। मैं ये कह रही हूँ ना कि दिस इज हीनियस क्राइम, मोर हीनियस क्राइम देन अ मर्डर। मैम उसके बाद कि आप होते हो सपोर्ट, सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट या कोई, हाँ। हाँ मैम पहले जब ये विक्टिम कंपनसेशन एक्ट है उसके अंडर मिल जाता है कंपनसेशन दैट्स अप टू द 3 लाख रुपीस। मैम मेरी which is nothing compared which to is the nothing। expenditure। मैम पहले 2 फीसेस में गवर्नमेंट ने हेल्प किया क्योंकि मेरी पिल हाई कोर्ट में चल गई थी। जस्टिस ऑनरेबल गीता मैम है ना, उन्होंने उसमें डायरेक्शंस दी थी कि इसमें जो भी इसका खर्चा होगा, इसकी ट्रीटमेंट होगी, वो गवर्नमेंट बेयर करेगी। बट पहले 2 फीस में गवर्नमेंट ने बेयर की, बट देन दे सेड कि मतलब यहाँ पे है हमारे पास, मतलब आप स्किम से कराइए अपनी ट्रीटमेंट। मैम जहाँ पे मुझे ट्रीटमेंट फर्स्ट एड नहीं मिला और मेरी ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रही थी, राइट, क्योंकि हम खुद अपने एक्सपेंसेस पे गए, तो वहाँ पे मैं कैसे करा सकती थी मैम फिर वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट। एंड मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कॉस्टली ट्रीटमेंट यही है मैम। जस्ट फॉर माई ट्रीटमेंट अभी तक नियरली 1 करोड़ रुपीस लगा है। इट्स नॉट कि बस बाई सेइंग, वी हैव ऑल द proofs and records, हाँ। यस मैम बट मेरा वो होता ना कि फिर यहाँ क्या होता है कि सिर्फ बच्चे, मतलब हम किस लिए रखते हैं पेरेंट्स, बच्चों की शादी के लिए, मकान हो ये, बट मेरी फैमिली के पास जो था उन्होंने मेरे सब आप लिए पे लगा दिया। आप उनका ट्रेजर है, आप उनकी दौलत है। क्योंकि उनके लिए वो चीज़ नहीं मैटर करता था कि हम अपने लिए क्या रखेंगे क्या नहीं करेंगे। एंड दे नो हाउ दे हैव अरेंज्ड एवरीथिंग, क्योंकि मुझे वो चीज़ें नहीं पता, क्योंकि मैं तो अपनी ट्रीटमेंट के साथ थी। क्योंकि बट माय ब्रदर, मुझे लगता है कि मैं बोलूँगी कि सबको ऐसा भाई मिले, मतलब भाई अगर मिलना हो तो मेरे भाई जैसा मिले। मतलब ही जस्ट, मतलब उनने कैसे मेरी केयर की एक बच्ची की तरह। मैम आई कैन नेवर, आप कह रहे हैं, आई कैन नेवर रिपे देम, आई कैन नेवर रिपे don't have to repay them, they are your parents, और उनका सपोर्ट आपको रहना चाहिए। और आप लकी हैं मैम कि ऐसा नहीं है कि फील नहीं होता है या कुछ हुआ नहीं है। मैम आई नो व्हाट आई हैव सफर्ड, आई नो व्हाट आई हैव बीन थ्रू, बट आई चूज टू स्टैंड अप टॉल, क्योंकि मेरा ये हमेशा रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है, मैं पीछे नहीं देखना चाहती हूँ कि पीछे क्या हुआ। सहर, ये ऐसा एक जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ, एक क्राइम आपके साथ हुआ, ये आइसोलेशन में नहीं हुआ। बहुत सारी लड़कियां इस चीज़ की शिकार हुई हैं, और ये एक वायलेंस अगेंस्ट विमेन का बहुत ही एक हीनियस किस्म का एक क्राइम है। और जो लड़कियां इस चीज़ की शिकार हुई है, आई एम श्योर कि वो सब आप जितनी स्ट्रांग नहीं होंगी। और जिस तरीके से आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, अपनी मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की, कोई काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, खुद को इतना स्ट्रांग और पॉजिटिव बनाया, शायद ये सबके बस की बात नहीं है, और ये उनकी गलती नहीं है। किसी के साथ भी ऐसा कोई हादसा पेश आएगा तो ऑब्वियसली इंसान ट्रॉमेटाइज हो जाएगा। तो सहर, आप बताएं हमारे ऑडियंसेस को कि आप कितने एसिड अटैक सर्वाइवर्स से मिले हैं, और क्या एटीट्यूड रहता है उनका, और क्या होना चाहिए अगर किसी के साथ ऐसा हादसा हो। मैम जैसे कि आपने राइटली सेड कि मैम इट्स द क्राइम, इट्स नॉट अगेंस्ट वन इंडिविजुअल, इट्स अगेंस्ट द होल सोसाइटी। मैम कोई भी शिकार हो सकता है। मैम मैं आज तक मिली हूँ मैम, जैसे कि बाहर में बहुत सारे एसिड सर्वाइवर्स से मिली हूँ, यहाँ पे 2 एसिड सर्वाइवर, मेरे से पहले एक, मेरे से बाद एक है। मैम मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट यहाँ पे है मैम, उनको इंश्योर करना चाहिए कि फ्री लीगल एड भी मिल रहा है, मतलब लीगल एड भी मिलना चाहिए, वो मिल रहा है यहाँ पे मैम। बट फ्री रिहैबिलिटेशन मैम, ट्रीटमेंट मैम, यहाँ पे क्या है कि अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, बट आई डोंट थिंक सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उतना कैपेसिटी है, और उनके पास उतने इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज है उतने कि वो कर पाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि बाहर जितना हम जाते हैं वहाँ ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे लगता है मेरे से पहले एक केस हुआ है, उसके बाद दूसरा, हार्डली 2-3
3 केसेस है, बट बाहर तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, तो वहाँ एडवांस फैसिलिटीज़ है. बट आई थिंक गवर्नमेंट शुड कम अप विद मैम रिहैबिलिटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, कि कोई ऐसी मतलब उनको स्कीम बनानी चाहिए, स्कीम लॉ बनाना चाहिए मैम. उसमें पहले तो ट्रीटमेंट होना चाहिए इरेस्पेक्टिव. मतलब मुझे लगता है इस चीज़ में जैसे कि कोई और क्राइम होता है, उधर हमें देखना पड़ता है वेदर मर्डर हुआ है, किससे हुआ, क्या हुआ, बट इट इज़ ऑन द फेस ऑफ इट, इट्स एपरेंट, एवरीथिंग इज एपरेंट व्हेन ऐसा कोई क्राइम हो, जैसे कि एसिड, कोई बर्न, ये तो एपरेंट है, ये नहीं है किसी को कुछ देखना है, ये तो सामने है सब कुछ. Right. तो उधर विदाउट ना डिलेइंग कि हमें ये होना चाहिए कि ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, और वो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस पे होने चाहिए मैम, क्योंकि सबके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, लिमिट भी नहीं होनी और चाहिए. इसमें लिमिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज द नेवर एंडिंग प्रोसेस. इट्स नॉट कि 10 लाख रुपए लग गए, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख लग गए तो खत्म हो गए. जैसे कि मेरी ट्रीटमेंट अभी भी चल रही है, ऑलरेडी हमने कितना स्पेंड किया, आगे कितना स्पेंड करना पड़ेगा वो नहीं पता है. हाँ. जिसके पास वो 1 लाख रुपए भी नहीं होगा, जिनके पास वो एवेन्यूज ही नहीं होंगे, जिनके पास रिसोर्स, वो कहाँ जाएंगे. जो 2 लड़कियां यहाँ हैं जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, जी मैम. क्या उन्होंने एजुकेशन कंटिन्यू की? क्या उनके कल्प्रिट्स को सजा मिली? क्या देखा आपने उन 2 केसेस में भी? मैम जो मेरे से पहले हुआ उनका ऑलरेडी हो गया था, मेरे से पहले उसमें जजमेंट आ गई थी. उनको शायद 10 साल की सज़ा मिली थी जी. उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट, क्योंकि अमेंडमेंट से पहले इट वाज ओनली 14 अप टू 14 इयर्स जी. लाइफ इम्प्रिजमेंट. बट अभी है कि लाइफ Till इम्प्रिज death. टिल डेथ, टिल ही इज अलाइव, टिल अ पर्सन इज अलाइव. जो दूसरा मेरे बाद केस हुआ तो उसमें भी लाइफ इम्प्रिजमेंट मिल गई. इवन इन दैट केस आई ऑल्सो आर्ग्यूड ऑन द डे ऑफ क्वांटम. ओके. तो बिकॉज मुझे लगता है मेरे से बेहतर ज्यादा कोई जान ही नहीं सकता है कि आपका लिव्ड एक्सपीरियंस है. हाँ, कि क्या फेस किया है मैंने, क्या सफरिंग्स रहती है. बस आई ट्राई टू, मतलब मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सकती थी, बस उसके साथ खड़ा होना, वो उसको सपोर्ट. कभी सपोर्ट ही बहुत कुछ होता है. मैम जैसे कि इसमें सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जितना आप किसी को सपोर्ट करोगे, क्योंकि किसी की अब नहीं है कि आप फाइनेंशियली सिर्फ सपोर्ट करो, किसी की बात करना मॉरली, इमोशनली, मेंटली. मैम मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इसमें ये है कि मेंटल ब्रेकडाउन्स, एक ट्रॉमा. मुझे लगता है कि जो ये इस एक्ट का शिकार हो जाएगा वो किस ट्रॉमा से गुजर सकता है. उन दोनों का क्या था एजुकेशन में और मेंटल ट्रॉमा में, क्या मैम अंदाजा होगा? मैम जो मेरे से पहले एक सर्वाइवर है, शी इज़ एल्डर टू मी एंड शी जस्ट लाइक ए सिस्टर. मैम उनकी ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब मिली है उनको. शी इज़ वर्किंग इन एजुकेशन डिपार्टमेंट. मैम मेरे बाद जो है अभी आई थिंक उसकी एजुकेशन शी इज़ ग्रेजुएट आई थिंक, और 12th उनने पास किया है, बट शी हैज़ नॉट कंटिन्यूड हर स्टडीज. तो क्योंकि अभी उसकी दोनों आईज इफेक्ट हुई है, शी इज़ नॉट एबल टू वॉक, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है मैम. और हर कोई स्ट्रांग नहीं होता है मैम. जो मेरी इमोशनल मेंटल कैपेसिटी होगी, आई डोंट नहीं, हर एक की नहीं हो सो सकती है. सबकी होगी, या किसी को तो मेरे से ज्यादा होगी, बट जितने मैक्सिमम भी लोगों को शायद आपसे कम ही होगी. क्योंकि हर एक का सोचना कितनी कैपेसिटी हो सकती है इमोशनली, मेंटली, वो वही जानता है. और मुझे लगता है कि अल्लाह उनको चूज करता है ना, कि जो मतलब अल्लाह ने मुझे जैसे चूज किया कि उनको पता होती कि ये कितना सह सकती है, ये कितना उठा पाएगी ये चीज. आपकी सोच है, आपका ऑप्टिमिज्म है कि आपने एक ऐसे हादसे को भी अपना स्ट्रेंथ बनाया. आपने इस हादसे से खुद को ट्रांसफॉर्म किया इनटू, आई वुड से, a hero. I will not hesitate in calling you a hero, in calling you an inspiration for our youth, for our young girls. And कुछ छोटी से छोटी चीज़ हमारी लाइफ में हो जाती है तो हमारी कंप्लेंट्स ही एंड नहीं होती है. We get angry with our parents not realizing how much they have done for us. We get angry with the creator not realizing कि there is so much that the creator has given us. We get angry with our friends and हम एक अजीब सी, एक arrogant सी दुनिया में रहते हैं. लेकिन अगर हम खुद को humble करके देखें और ये सोचें कि हमारे साथ कभी भी कुछ भी ऐसा हो सकता है. सहर, मैं आपसे पूछूंगी अगर ये सवाल कि ऐसे हादसे होते क्यों हैं?
क्या लगता है, क्या जवाब देंगी आप, क्या आपकी सोच में, क्योंकि आपने इस नेचुरली आपने मुझे अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ दिखाई जहाँ पर आपका पूरा फेस बैंडेजेस में कवर्ड था, सिर्फ आप सांस ले पा रही थी, आपके इवन माउथ एंड नोज नथिंग वाज विजिबल। 4 दिन तक उस हालात में रहना कि वेर यू आर अ वेजिटेबल, यू कैन नॉट मूव एट ऑल Ma'am, I was like that फ्रॉम द बेड। in my first phase for 63 days. 63 डेज, गुडनेस। तो आपके जहन के क्या हालात रहे होंगे अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन आपने ज़रूर ये सोचा होगा कि इन इंसिडेंट्स की असल वजह क्या होती है, क्या नहीं होना चाहिए कि ये इंसिडेंट्स न हो। अब मैम जरा मुझे बताएं। सबसे पहले लगता है कि ईगो, मेल ईगो, क्योंकि और मैम मेल ईगो कि हाँ इसने मुझे रिजेक्ट किया या ये मेरे साथ नहीं रही तो मैं इसको और आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मैं इसकी लाइफ खत्म करूंगा। एक तो हो गया मुझे लगता है कि हाँ मर्डर कर दूंगा, एक्सीडेंट कर दूंगा। दिस इज समथिंग लाइक दैट। नो, दिस इज मोर देन दैट। Hmm. मेरे लिए वो चीज तो नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं कहूंगी बट हाँ, बट दिस इज समथिंग मुझे लगता है कि ये इंसान नहीं कर सकता है। मेरे लिए वो हैवान है। मेरे लिए जिसके पास कोई इमोशन ही नहीं होगा वही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। राइट। जिसके पास कोई नहीं है, मतलब कोई, मेरे लिए वो पर्सन इमोशनलेस है, उसके पास कोई इमोशन Person ही नहीं नहीं है, है, human मेरे being ही वो ह्यूमन बीइंग ही नहीं है। और मेरे क्या लिए वजह होती है? एक मेल ईगो आपने कहा, एक वजह ये हो सकती है कि इसने मुझे रिजेक्ट किया, मेरी फ्रैजाइल ईगो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई कि किसी लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया। दूसरी वजह क्या हो सकती है? क्या सोचा है आपने इस बारे में? मैम मुझे लगता है कि जो मतलब जैसे कि उसने किसी को और कोई फ्रेंड था उसका इन्वॉल्व किया, हाँ। क्योंकि आजकल लोगों को लगता है मैम, उसके दिमाग में भी शायद होगा कि हाँ मैं ऐसे करूंगा मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। मैम शायद लोगों को लगता है कि कुछ नहीं होगा, आई कैन गेट अवे विद, आई कैन गेट अवे। उसको भी लगा था कि वो निकल जाएगा इससे, इस चीज से हो जाएगा, मेरा काम भी हो जाएगा, लेकिन मैं इसमें इन्वॉल्व भी नहीं हो जाएगा, मुझे पकड़ा भी नहीं जाएगा। मैम लेकिन मेरे केस में आई टोल्ड यू कि हर एक सपोर्टिव, ऐसा नहीं है कि पुलिस अपना काम नहीं करती, ऐसा नहीं है जुडिशरी अपना काम नहीं करती। मेरे केस में इट टेक्स टाइम, बट शायद आप बोलेंगे कि आप इसी फर्टर्निटी से बिलोंग करती है शायद, इसलिए मैं उसलिए नहीं कर रही हूँ, मैं एज ए सर्वाइवर बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, मतलब अपना काम जैसे कि जुडिशरी नहीं कर रही है, इट टेक्स टाइम बट हो जाता है, रहता है। मुझे लगता है और कि लोगों को लगता है कि कुछ नहीं होगा, मैं इसके मतलब मैं निकल जाऊंगा इससे। तो कहीं ना कहीं जो कानून है उसका डर ना रहना और ये सोचना कि सिस्टम्स करप्ट है, पैसे खिलाकर, वो करके, ये करके। और शायद तीसरी वजह ये भी हो सकती है, जैसे आपके केस में आपके पीछे कोई लड़का पड़ा था और फिर जब उसने किसी और के साथ शेयर किया कि हम कुपवारा जाकर खरीदेंगे, वहां से फिर ये करेंगे। मैम पहले कि ये स्ट्रिक्टली बैन होना चाहिए कि मेरे इंसिडेंट से पहले कोई यहाँ पे नहीं था उतना कि हाँ किस लिए है, क्या है, हमें रिसीट देना है, हमें देखना है। अब तो एक्ट्स है, अब तो एक्ट्स है, अब ये चालू हो, मतलब लागू हो गया यहाँ पे, अब देखा जा रहा है, अब ये ऐसे ही सेल नहीं किया जा रहा है मेरे इंसिडेंट के बाद। मतलब इट शुड बी बैंड, इट शुड बी बैंड, कहीं पे भी यूज नहीं किया जा चाहिए। हाँ अब किसी को किसी चीज के साइंटिफिक यूज के लिए है, किसी पर्पस के लिए, यू शुड कम विद द सर्टिफिकेट एंड व्हाटएवर। तो ऐसा होता है, अब ये मैंडेट करता है कि अगर आप कुछ ऐसा एसिड खरीदने जाते हैं तो शॉपकीपर को वो रिकॉर्ड रखना पड़ता है, आपका आधार कार्ड की कॉपी रखनी पड़ती है, जो कि स्ट्रिक्टली अब ऐसा होता है। लेकिन यही है कि जो आपने कहा, दूसरी वजह ये है कि लोगों को लगता है कि लॉज करप्ट है, सिस्टम्स करप्ट है, तो हम बच के निकल जा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप अपने किसी और के साथ साथ अपनी जिंदगी भी और अपनी फैमिली की जिंदगी भी खराब कर लेते हैं। मेरे ख्याल से जो मैं कह रही थी कि जो दूसरा बंदा है जिसको इसने इन्वॉल्व किया, एक जिसका एबिटर था, जो इसका साथी था ये क्राइम करने में, उसने तो क्राइम किया नहीं लेकिन उसने साथ दिया। वो ऐसा भी हो सकता था, उसके बेस्ट पे ही इज द थ्रोअर, उसने फेंका उसके बोलने पे। आप देखिए कि बॉल फेंकना है। हाँ मैम आप देखिए कि हाँ लोग कितने ये हो गए। आप उनकी ही ये देखिए कि किसी के कहने पे उसने ऐसा, ही कुड हैव कम टू मी कि ये ऐसा प्लान कर रहा है मैम। जबकि फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि उन्होंने 6 बार इससे पहले ट्राई किया था, बट एवरी टाइम आई वॉज accompanied with my some friends। उस दिन मैं अकेले जा रही थी, उस दिन सुबह मैं अकेले जा रही थी, बट
वही है कि वो बंदा अगर ये गाइड कर सकता था अपने फ्रेंड हाँ। को, ये गलत है मत करो, कल हम यहाँ तुम्हारी है बहन कि के साथ साथ भी हो दे सकता है, देते कल हैं लोग। उसके पेरेंट्स को बोल सकता था। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बच्चों का पेयर ग्रुप देखें, वो किन के साथ उठते बैठते हैं, उनके वैल्यूज क्या है, उनकी सोच कैसी है। अगर कल को हमारा बच्चा कुछ गलत कर रहा है, क्या हमें कोई आके बताएगा? क्या कोई टीचर, कोई पेयर ग्रुप ऐसा है, उसका कोई फ्रेंड है जो हमें बताएगा? और सहर, अपनी तरफ से, क्योंकि मैं जेंडर की रिसर्चर हूँ, एक्टिविस्ट हूँ, मैंने जेंडर एंड पॉलिसी में बहुत पढ़ाई की है। हम ये समझते हैं, रिसर्च में हमें ये समझ आता है कि सोसाइटी एक औरत को, एक लड़की को सिर्फ एक बॉडी और एक फेस समझती है और उसके अलावा कुछ नहीं समझती है। और जो अटैक करता है वो मार भी सकता है, लेकिन वो चुनता है कि वो एसिड फेंके, क्योंकि उसे लगता है कि एक लड़की की वैल्यू उसके खूबसूरत चेहरे और उसके जिस्म में है, और अगर मैं इसको डीवैल्यू कर दूंगा तो फिर तो ये कहीं की नहीं रहेगी। और शायद ये सोच जो है समाज में, ये बदलनी है, और तभी ये सोच है, तभी जाकर ये acid attack होता है. It becomes a form of violence because this thought and this perspective is prevalent that a girl is nothing beyond her body and face, जो कि हकीकत नहीं है। और सहर उसकी जीती जाती मिसाल है। सहर may have lost her face, लेकिन सहर has gained a personality. सहर has become a hero. मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगी कि शी हैज़ बिकम एन इंस्पिरेशन। सहर आज वो कर सकती है जो शायद ये कभी नहीं कर पाती। सहर अपनी आवाज़ से, अपनी एडवोकेसी से बाकी लोगों के लिए, बाकी लड़कियों के लिए कवानीन बना सकती है, पॉलिसीज़ के लिए एडवोकेसी कर सकती है। एंड वी विश हर ऑल द वेरी बेस्ट, वो जो भी करे अपनी लाइफ में। एंड आई होप एंड प्रे कि जैसे सहर के पेरेंट्स हैं, उनके भैया है जो इनके साथ इस कठिन मकाम में इनके साथ खड़े रहे हैं इतने साल, सबके पेरेंट्स वैसे ही हो। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द गर्ल, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द विक्टिम सर्वाइवर, वो उस इंसान को, उस कल्प्रिट को सजा दिलाने में जुट जाए जिसने ये हादसा किया है और जिसकी सोच ऐसी गिरी हुई हो सकती है। सहर, मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए आपसे ये पूछूंगी कि क्या मैसेज रहेगा आपका लड़कियों के लिए, आपका यूथ के लिए, क्या कुछ बताना चाहेंगी आप? मैम, पहले तो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जो हमने रिहैबिलिटेशन पॉलिसी में मतलब मैं वहाँ पे एक चीज स्किप कर गई मैम। पहले कि ठीक है, ट्रीटमेंट है, देन कम्स द इंडिपेंडेंस ऑफ विक्टिम सर्वाइवर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हाँ, वो कैसे मिल सकती है एक इंसान को? जब आपके पास सिक्योर्ड जॉब हो, एक गवर्नमेंट जॉब। चलो ठीक है, आप उसको अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से दे, चाहे काम ज्यादा वटेवर, बट देयर शुड बी अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर ए सर्वाइवर। वो हमारी गवर्नमेंट सिर्फ कर सकती है मैम। उसके लिए गवर्नमेंट शुड कम अप विद द पॉलिसी कि जो भी सर्वाइवर हो उसके लिए एक गवर्नमेंट जॉब इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली हम एडवोकेट करेंगे, आप भी एडवोकेट करेंगी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स थ्रू डिफरेंट मीडियम कि ये मैम वंस आई, जैसे कि मैं हूँ, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे कोई चीज किसी से मांगनी ना पड़े, मुझे कोई चीज अपनी, मतलब नो डाउट मेरे पेरेंट्स वहां पे है हमेशा, बट वंस यू आर इंडिपेंडेंट तो आपकी परेशानी कम हो जाती है। क्योंकि अब जैसे कि मैं हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं कर सकती हूँ, मतलब चलो कुछ नहीं करूंगी, प्रैक्टिस तो करूंगी, बट उनका क्या, जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं होगी उतनी, उनका क्या, जो नहीं कर पाते होंगे ऐसे फेस, जिनके पास नहीं होगी, जैसे कि मेरे पास डिग्री है, अगर कुछ नहीं मैं कुछ ना कुछ तो कर लूंगी, अब जिनके पास वो होगी नहीं, उनका क्या है? बिल्कुल वो कैसे सरवाइव करेंगे? उनकी इंडिपेंडेंस कैसे है? उनको कैसे, क्योंकि आजकल के जमाने में एक नॉर्मल लाइफ जीना भी बहुत मुश्किल है। और एक आम इंसान के लिए, जिसके साथ ऐसा हादसा हो, जिसको एंडलेस जरूरतें हैं, बिल्कुल, उसके लिए कैसे हो? जी डेफिनेटली दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। एंड क्योंकि मेरा ये एक कंसर्न है। बिल्कुल आई एग्री विद यू। एंड जो मैं आपसे पूछ रही थी कि जो आपका मैसेज रहेगा यूथ के लिए या लड़कियों के लिए, क्या रहेगा? मैम, मेरा मैसेज लड़कियों के लिए ये रहेगा, अगर आपके साथ कुछ वायलेंस हो रही है, आप किसी वायलेंस का शिकार हो रहे हो, वेदर दैट इज वर्बली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, यू शुड स्पीक अप, नेवर हेजिटेट टू स्पीक अप, रिपोर्ट। मैम, यहाँ क्या होता है कि रिपोर्टिंग नहीं होती है। हम हमेशा सोचते हैं कि अगर मैं आगे बोलूंगी तो क्या होगा, पहले मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे।
देन सोसाइटी, देन आगे होगा भी कुछ कि नहीं होगा, बट you should not hesitate. You should speak up. At least speak up for yourself. Yes. Speak up for others. जब आप बोल पाओगे तभी, जब मैं आज बोलूंगी तब जाके दूसरा भी बोलेगा, तब जाके तीसरा भी, तो ऐसे ये चेन बनेगी तो तभी जो बोल पाएंगे. मैम, मेरा हमेशा ये है रहा है दिमाग में कि मेरे साथ तो हो गया, लेकिन आगे किसी के साथ ना हो. नहीं हो. क्योंकि अगर मैंने तब सही वक्त पे बोला होता नहीं होता, बट इट वॉज डेस्टिनी. नहीं, you should never blame yourself. हाँ, तो बट इट वॉज डेस्टिनी. आपका मैसेज ये है कि you should स्पीक अप. चुप नहीं रहना. चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जितना इंसान डरेगा उतना दबाया जाएगा. जितना आप बोलोगे उतना आगे जाओगे, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि लड़कियों में, एक औरत में इतनी स्ट्रेंथ होती है ना मैम. जैसे कि मेरे इंसिडेंट से पहले मुझे नहीं पता थी मैं इतनी स्ट्रांग हूँ मैम. इसके बाद बनी हूँ ये स्ट्रेंथ तो आपके अंदर ही थी. एक्सप्लोर. हाँ, उसके बाद एक्सप्लोर मैंने की, क्योंकि ये इंसिडेंट नहीं होता शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होती. शायद मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती, एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रही होती, लेकिन आज मैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट. दिस इज अ ब्लेसिंग. मैं आज इसको ब्लेसिंग कहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी ये इनर स्ट्रेंथ नहीं ना, वो जान ही नहीं पाती कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ. बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये वक्त निकालने के लिए, यहाँ आने के लिए. थैंक यू सो मच मैम. यू हैव ऑलवेज बीन माई इंस्पिरेशन. यू हैव ऑलवेज बीन अ सपोर्टिव सिस्टम. थैंक यू. आई विश यू ऑल द बेस्ट. एंड मैं सबको हमेशा बोलती हूँ मेरे लिए बस दुआ, क्योंकि दुआओं में इतनी असर होती है ना मैम. बस मेरे लिए दुआ किया बिल्कुल. जो ये कॉन्वर्सेशन थी, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी आल्सो, और आई वाज एट लॉस ऑफ वर्ड्स एट सर्टेन ओकेजन्स. लेकिन बहुत कुछ सीखने को मुझे इस एपिसोड से खुद भी पर्सनली मिला, और आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंसेस को भी मिला होगा. ये कि हमें अपने बॉयज़ को बेहतर तरबियत देनी है. ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज मदर्स ऑफ सन्स, एज फादर्स ऑफ सन्स, एज सिबलिंग्स ऑफ सन्स. हम शायद लड़कियों को बहुत एम्पावर कर रहे हैं, लेकिन उस समाज को नहीं बना पा रहे हैं जो इन एम्पावर्ड लड़कियों को एक्सेप्ट कर पाए. और दूसरा लेसन ये है मेरे ख्याल से इस कॉन्वर्सेशन से कि आपके साथ कुछ भी हो, जो आपकी रेजिलियंस है, आपकी करेज है, वो आपको आगे तक लेके जा सकती है. और अगर आपके साथ कोई गलत इंसिडेंट होता है, नेगेटिव इंसिडेंट होता है, वो आपकी इनर स्ट्रेंथ है जो उसको पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करके आप एक हीरो, एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं. मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑडियंसेस ने जो ये कॉन्वर्सेशन थी सहर नज़ीर के साथ, जो एक लॉयर हैं और पहली एसिड अटैक सर्वाइवर इंडिया में जो कि लॉयर हैं, उनके साथ जो ये कॉन्वर्सेशन हुई, इसको मैं ये तो नहीं कहूँगी कि एंजॉय किया होगा, लेकिन बहुत ही गहराई से लिया होगा और कुछ ना कुछ ज़रूर सोचने पर मजबूर किया होगा. फिर आपसे मुलाकात करेंगे. टेक केयर टिल देन.